Good morning, students. Welcome to our online study system of CR International School, Rewari. And I am Mr. Ankur, PGT Chemistry. And our today's topic is Law of Chemical Combination. Okay? तो बेटा ये हमारा जो टॉपिक है ये एक्चुअली केमिस्ट्री की आपको याद करिए जो हमारा इस फर्स्ट लेक्चर था जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी ये एक्चुअली जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है ये उसी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट डे आप याद करिए, रिमाइंड करिए हमने क्या पढ़ाया था आपको। फर्स्ट डे में हमने बेटा आपको याद करिए फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ये पढ़ाया था। चलिए मैं 2 मिनट में ये रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें नहीं याद होंगी तब तक आप इनको लॉ को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगा। याद करिए हमने केमिकल चेंज बेटा क्या बताया था और फिजिकल चेंज क्या बताया था। फर्स्टली मैं लेता हूँ फिजिकल चेंज को। तो फिजिकल चेंज में याद करिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। आपके इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल था कि हमने स्विच ऑन किया, लाइटनिंग हुई, तो इसमें क्या हुआ, लाइट हुई है ना, बट जो बल्ब है और हमने स्विच ऑफ कर दिया, लाइटनिंग ऑफ हो गई। तो क्या इसमें बल्ब का जो कॉम्पोजिशन है, क्लियर, जैसे बल्ब जिस ग्लास का बना हुआ है, ग्लास में जो सब्सटेंस है बेटा, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना, उसका फिलामेंट जिस चीज़ का बना हुआ है, उसके बीच में जो गैसेस भरी हुई है, क्या उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज है? नहीं है। चाहे बेटा बल्ब जला या बंद हो गया, लाइटनिंग हुई या बंद हो गई, लेकिन दोनों में बल्ब और उसके में जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आया नहीं है। दैट इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है बेटा कि जैसे पेपर था, याद करिए मैंने ये एग्जांपल दिया था उस टाइम भी कि पेपर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम पेपर को बर्न करते हैं, बर्न करने पर क्या हुआ कि कुछ कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 फॉर्म में निकल गए, कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर वेपर्स फॉर्म में निकल गए, और क्या बच गया? कुछ कार्बन ब्लैक ऐश की फॉर्म में। ओके, तो अब क्या हुआ, देखो आपने दोनों चीजें में, दोनों कंडीशंस, दोनों एग्जांपल्स में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के एग्जाम्पल में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, स्विच ऑन किया तो लाइटनिंग हुई, और स्विच ऑफ किया, लाइटनिंग बंद हो गई, उसमें बल्ब के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है। पहले भी बल्ब जिस चीज का बना हुआ था अभी भी वही है। तो ये क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस में कोई प्रोसेस अप्लाई करते हो तो आफ्टर अप्लाइंग दैट प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे ब्लैक ऐश क्या है? कार्बन, उसमें अब केवल कार्बन कार्बन है, और लेकिन जो स्टार्टिंग में पेपर में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो देयर इज अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेपर आफ्टर द बर्निंग। ओके, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, और ये वैसे भी हो सकता है, जैसे आप टू सब्सटेंस लीजिए, है ना, जैसे हमने एक सिल्वर नाइट्रेट है मान लीजिए, हमने उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, तो सब्सटेंस को ऐड किया, है ना, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इनमें केमिकल कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाता है तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, और नहीं होता तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो वो हम बेटा अब चीजों में देखेंगे, क्लियर। तो अब और उसी में जिस सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है बेटा, है ना, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और जो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस बना वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। और ये पूरा प्रोसेस, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये सब आप 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी बेटा पढ़ते हैं, हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, क्लियर है। चलिए अब बात आते हैं लॉ की। तो बेटा ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारे पास केवल मास, वॉल्यूम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए सब्सटेंस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो हम बात करते हैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्लियर। और ये क्योंकि ये लॉ क्या होते हैं बेटा, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रिप्रेजेंटेशन को ही हमें इंडिकेट करते हैं। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। जैसे सब्सटेंस का क्या है, मान लीजिए आपने सिल्वर नाइट्रेट 5 ग्राम लिया, है ना, सोडियम क्लोराइड आपने मान लीजिए 10 ग्राम लिया, तो ये क्या है? मास जो है दैट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। इन दोनों में आपस में मिक्स किया और मिक्स होने के बाद कुछ नई चीज बनी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, क्लियर है। और उनका हम फिर चेक करेंगे कितना कितना मास प्रोड्यूस हुआ, तो ये मास कितना लिया, कितना बना, दैट इज चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कॉम्पोजिशन का क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड में डालने पर क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड। तो देखो कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, पहले सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, सिल्वर के साथ कौन आ गया? क्लोराइड। तो दैट इज केमिकल चेंज, और कितना था, कितना बना, दैट इज फिजिकल। ओके, चलिए तो अब हम इन्हीं चीजों पर बात करते हैं। तो बेटा इन चीजों को डिफाइन करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए। तो स्टार्टिंग के 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये आपको एंटोनी लावेशियर ने आपको प्रोवाइड किया था, बताया था, ये बनाया था।
और सेकेंड लॉ है डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास. इट इज ऑल्सो तो स्टार्टिंग 3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसी का दूसरा नाम होता है. पर डेफिनेट का मीनिंग कांस्टेंट, प्रपोर्शन का मतलब पार्ट, और वही कॉम्पोजिशन का भी मतलब वही. ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है. थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. तो ये भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ये भी आपका, ये तीनों लॉ बेटा हमारे किस पे बेस्ड है, सब्सटेंस के मास पे. ओके, चेंज इन द मास वगैरह. ये जो फोर्थ लॉ है बेटा, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड है ना. तो वॉल्यूम हमारा वे भी मेजरमेंट में आता है बेटा. और एवोगैड्रो लॉ जो होता है, जैसे आप हमने बोला कागज लिया, कागज को बर्न किया, है ना, तो कागज में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और जब वो बर्न होने के बाद जो एच बची, उसमें जो एटम्स बचे वो कितने आपके पास एटम्स बचे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड है. ठीक है, और पार्टिकल का मतलब हमारे केमिकल्स, केमिस्ट्री में, सब्सटेंस में क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस. तो एवोगैड्रो लॉ सब्सटेंस के पार्टिकल पे बेस्ड है. इज इट क्लियर? तो ये बेटा हमारे लॉ हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ किसने दिया, एंटोनी लैवोसियर ने दिया. हमारे डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है, ये जोसेफ प्रॉक्ट ने दिया. और हमारे पास बेटा ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये आपको किसने दिया, डाल्टन. और ये तो नाम इनमें आएंगे कि जो गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड लॉ है, दैट इज गिवन बाय द गैलुसाक. एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सब्सटेंस के जो पार्टिकल पे बेस्ड लॉ है, दैट इज गिवन बाय एवोगैड्रो. ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एज यू नो, इन आवर लास्ट लेक्चर आई डिफाइन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. जब हम डिफरेंट सब्सटेंस को या सिंगल सब्सटेंस पर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में जो एक चेंज आता है, वो क्यों आया, उस पर बेस्ड हमने कई लॉ बनाए साइंटिस्ट लोगों ने, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है बेटा हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो हम इसमें हमारे पास अभी देखिए सीधे इसको डिफाइन करते हैं. जैसे नाम से क्लियर है बेटा, लॉ का मतलब कुछ रूल, कुछ तरीका, कुछ वे. कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेव एज सच, ऑफ मास मतलब मास का. तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास है बेटा, वो क्या रहे, है ना, सेव रहे, एज सच रहे, ना बदले. ओके, चलिए, तो इस रूल को पहले मैं रूल का डेफिनेशंस को बाद में क्लियर करूंगा, बताऊंगा. पहले इसको एक एग्जांपल से डिफाइन करना चाहता हूँ, जिससे रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट एक सब्सटेंस होता है. एक टेस्ट ट्यूब में आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसी में आपने बेटा क्या करा, ऐड कर दिया. मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, तो सिल्वर नाइट्रेट मान लीजिए लिक्विड आपकी फॉर्म में है, तो आपने उसको वे करके, है ना, कुछ यहाँ पे आपने पहले क्या लिया, ये मान लीजिए आपने फर्स्टली ये आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया. कितना किया, 17 ग्राम आपने इसमें ऐड कर दिया. आफ्टर दैट बेटा आपने क्या करा, ये जो आपके पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, आपने इसको भी इसी में ऐड कर दिया. तो ये दोनों सब्सटेंस बेस हमारे पास किस में आ गए, ये सॉलिड होता है ना, ये आपका कैसा होता है बेटा, सॉलिड. और ये हमारा क्या होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है. तो आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आपने इसको हीट किया, रिएक्शंस हुई इसमें आपस में. आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा, कि इसमें भी कुछ लिक्विड और कुछ मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होगा. क्लियर? तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस बने, इसमें एक हमारे पास क्या होगा, आपके पास सोडियम नाइट्रेट, और एक हमारे पास क्या होगा, सिल्वर, है ना. ये हमारे पास मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड बना, ठीक है, और एक हमारे पास क्या बन गया, इसमें सोडियम नाइट्रेट बन गया. क्लियर? ये साइंटिस्ट लोगों ने जो अपने एक्सपेरिमेंटल वे होते हैं उस वे से पता किया क्या बना क्या नहीं बना, और उसका वेट भी पता किया. तब उन्होंने क्या पाया, जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो कितना बना है, 14.35 ग्राम, और जो सिल्वर नाइट्रेट बना है वो हमारे पास क्या बना है, 8.5 ग्राम. क्लियर? ये प्रैक्टिकली उन लोगों ने अपना किया. और आफ्टर दैट, और एक ही नहीं, केवल एक एग्जाम्पल पे किया. साइंटिस्ट लोग जब कोई बेटा रूल बनाते हैं, उससे पहले एक ही रूल को कई जगह फॉलो करके देखते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. यहाँ पे कंक्लूजन उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे करने के बाद क्या पाया, आप यहाँ पे बेटा एक चीज़ देख रहे हैं, कॉमन सी चीज़, कि सिल्वर नाइट्रेट का वेट है 17, सोडियम क्लोराइड का वेट है 5.85. इन दोनों ने आपस में कुछ रिएक्शंस करी, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में देखो चेंज आया. यहाँ सिल्वर के साथ नाइट्रेट है, अब सिल्वर के साथ कौन है, क्लोराइड, जो पहले सोडियम के साथ था. और नाइट्रेट किसके साथ पहुंच गया, सोडियम के साथ, सोडियम नाइट्रेट बन गया. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ओके, जो कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, सिल्वर पहले नाइट्रेट के साथ, देन क्लोराइड के साथ, सोडियम पहले क्लोराइड के साथ, तब नाइट्रेट के साथ, कॉम्पोजिशन में चेंज आया.
तो दैट इज केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस। और ये हमारे दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बने, है ना, वो हमारे क्या है, जिनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गए, वो हमारे प्रोडक्ट्स। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शंस। यही हमने बेटा देखो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको। लेकिन अब देखिए कॉमन चीज़ पे जाते हैं। इसका भी वेट जो सिल्वर नाइट्रेट का वेट था, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड है, कुछ चेंजेस आया तो वेट में भी चेंजेस आया। इसके भी वेट में चेंजेस आए, पहले 5.85 था, वो 8.5 हो गया। लेकिन आपने इन दोनों सबसे, जो हमारे दोनों रिएक्टेंट है बेटा, अगर हम इन दोनों के वेट को ऐड कर दें तो दैट इज 22.85। और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के वेट को ऐड कर दें हम, जो हमारे पास बना वो भी 22.85। बोथ आर सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन कराने से पहले हमने जो केमिकल सब्सटेंस लिए, चाहे वो सिंगल हो चाहे मोर देन वन हो, उन सबका जो टोटल वेट है, मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू बी द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ, वो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, बट उसके बावजूद भी जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट था उतना ही टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट बना। मतलब प्रोडक्ट बदल गए, कंपोजिशन चेंज हो गया, बट जो नए सब्सटेंस भी बने तो उन सबका मास और पुराने वाले जो लिए हमने उन सबका टोटल मास इक्वल आया। तो देखो मास कंजर्व रहा कि नहीं रहा, मास सेम रहा कि नहीं रहा, एग्जैक्टली। तो यही बेटा हमारे पास लॉ है कि जब भी चाहे एक सिंगल सब्सटेंस हो वो 2-3 में डिकम्पोज होकर 2-3 सब्सटेंस बना ले बेटा, है ना, चाहे हमारे 2-3 सब्सटेंस हो वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, चाहे मोर देन वन सब्सटेंस बनाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे डिफरेंट एग्जाम मतलब प्रोसेस किए, और तब उन्होंने क्या पाया कि they found that the total mass of the reactant always be equal to the total mass of the product। तो ऐसे हमारा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज जो है मास कंजर्व रहा, मास नहीं ना। तो अगर देखिए यहाँ पे 22.85 और इधर इससे कम, इन सब का मास ऐड करके कुछ कम हो जाता, 22.85 से कुछ कम हो जाता, तो हम कहते हैं मास कहीं चला गया, मतलब मास डिके हो गया। क्लियर। और अगर 22.85 से यहाँ बढ़ के कुछ हो जाता, मान लीजिए 23 पॉइंट समथिंग हो जाता, कुछ भी हो जाता, 22.95 पे हो जाता, तो 10.1510 ग्राम क्या हुआ, वेट बढ़ गया, तो इसका मतलब मास ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पर मास ना तो बढ़ा ना कम हुआ, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास जितना है, मैटर जितना है, तो मैटर का क्या होता है, मास होता है, और वेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो देखो मास दोनों का सेम रहा, तो मतलब मैटर सेम है, बस कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, बट जितना है मैटर उतना ही रहा, मैटर में कोई चेंजेस नहीं आया, मैटर के मास में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो वही देखो ये हमारा लॉ। तो देखो लॉ जो अब बनाया गया, जो डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, हमारी जो कंजर्वेशन ऑफ मास अगर लॉ है तो आप उसको क्या बोलोगे, तो जो हमें बेटा लैवोशियर ने दिया, लैवोशियर के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है वो मैं डिफाइन करता हूँ कि ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज बी इक्वल टू बी द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में, केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो कंपोजिशन चेंज होने के बाद भी कितना रहता है, वो मास सेम रहता है, मास कंजर्व रहता है, मास में बदलाव नहीं होता। इसको हम अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं, उन्होंने भी बोला कि इसको मैं इस अदर वर्ड्स में इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मैटर, भाई मास किसका होता है, मैटर का, तो मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो दैट इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए बेटा अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम आपको डिफाइन करेंगे, तो आप इसके बेटा एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको क्या मैं आपको एक्सरसाइज में पीडीएफ में दूंगा, एग्जैक्टली। अब मैं आपको नहीं प्रपोर्शन, और इस लॉ का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा। तो देखिए जैसे सीधी सी बात है, डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स, कांस्टेंट, ओके, एंड वही, और प्रपोर्शन का मीनिंग होता है पार्ट, है ना। और कंपोजिशन का भी मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है ना, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ और उसमें उसका कितना पार्ट है। तो कंपोजिशन का मतलब भी टुकड़े पार्ट, कंपोजिशन का मतलब भी क्या होता है, मतलब कितना पार्ट। ओके, तो ये क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बेटा जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो आप यूज़ करते हो, आप कैसे भी, है ना, जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड बेसिकली, ओके, जो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने, है ना, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से या सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर बने, ऑल आर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे सराउंडिंग में बेटा जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, वो जिस भी एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट।
तो उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उनका पार्ट क्या है, बाई मास। ओके, ये भी किस पे बेस्ड है लॉ बेटा, ये भी बाई मास, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाई मास, ये भी मास पे बेस्ड है। जैसे चलिए एग्जांपल से बनाता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है। तो आप वाटर में जानते हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर किससे मिलकर बना है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन एटम का जो सिंगल एटम होता है बेटा, उसका मास आप जानते हो कितना होता है, 1 ग्राम। ओके, है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन, है ना, 1 एटम का नहीं, 1 एटम का हाइड्रोजन का मास तो कितना होता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये भी सब टॉपिक आएंगे बेटा, क्लियर। इसी चैप्टर में आगे के जो हमारे टॉपिक है यही सब है, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन बट ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होता है, 1 ग्राम। ओके, चलिए तो हमारे पास बेटा देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन का मास यूज हुआ है वो कितना हुआ है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज में है। और यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास आप जानते हो कितना होता है, 16 ग्राम। ओके, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास हो गया, है ना, ये 2 ग्राम ऑफ आपके पास। तो इस पे हम चलिए, मैं इसको सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इक्वेशन पे बेस्ड होकर जाऊँ, ठीक है, चलिए आप इस टाइप से और इजीली समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास H2O होता है, तो H2O हमें ब्रेक होकर क्या देता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ओके, और ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो हम यहाँ भी इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ 2 है तो इसको, इज दैट क्लियर। अभी 10th में रिएक्शंस पूरी पढ़ के आए हैं। अब हम देखते हैं कि बेटा मास क्या है। अब जैसे हमने जो भी वाटर लिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और आपके पास ये क्या है, 2 आपके पास, तो 1 वो है आपके पास क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास है बेटा, वो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है ना। आप देखते हो 1 जो हाइड्रोजन होता है ना, 1 एटम, उसका मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 16 AMU। इसका क्या होता है, 1 AMU, है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे इस तरीके से मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका मास 1 है। अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन एटम बेटा कितने हो गए, 4, देखो 2 है और 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास कर दिया 4 × 1। क्लियर। चलिए मैं इसकी जगह प्लस की जगह क्या लगाते हैं, ये रेशो का साइन, और ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 × इसका क्या है, 16। हमारे पास क्या हो गया, 4, है ना, रेशो आपके पास 32। अगर मैं इसको मिनिमम डिवाइड करूँ बेटा, ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से मैं इसको भी कर दूँ, मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये क्या बन गया, 1, और ये कितना बन गया, 8। तो आपके पास हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना, ये भी, ये किसके लिए हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। इज इट क्लियर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में, मतलब ये जो आपके पास वाटर है, इस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो आपके पास कितना है बेटा, 1:8 बाई मास। ये जो रेशियो है ये क्या है आपके पास, बाई मास मेन। अब आप बेटा वाटर कहीं का ले लीजिए, आप चाहे रिवर वाटर ले लीजिए, आप चाहे बिस्लरी की बोतल का ले लीजिए, आप रेन वाटर ले लीजिए, इवन ग्राउंड वाटर ले लीजिए बेटा, जहाँ भी वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेके, तो हमेशा उसका मास क्या रहेगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, है ना, 1 पार्ट आपका हाइड्रोजन और 8 पार्ट आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, तो डेफिनेट हो गया ये प्रपोर्शन हमारा। हमने मिनिमम रेशियो निकाल दिया हाइड्रोजन का, मिनिमम रेशियो ऑक्सीजन का निकाला बाई मास, तो वो कितना है, 1:8। तो ये क्या है, ये डेफिनेट है, ये फिक्स है। तो वाटर में हाइड्रोजन का पार्ट कितना, 1, और ऑक्सीजन का पार्ट कितना, 8, 1:8 का रेशियो हो गया। तो ये प्रपोर्शन फिक्स हो गया, चाहे आप कहीं का ले लीजिए। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा हुआ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब इसी से बेटा हम आगे बढ़ते हैं, एक लॉ है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल। ये क्लियर हुआ। इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज में सारे लॉ के क्वेश्चंस एक साथ ही दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ओके, और इट इज गिवन बाय डाल्टन।
तो ये लॉ बेटा हमें किसने दिया, डाल्टन ने दिया। अब ये देखिए ये भी क्या है, मल्टीपल का मीनिंग आप जानते हो क्या, मल्टीप्लाई है ना, कितने टाइम्स, अगर मैं इसको और एक वर्ड में लिखूं है ना, टाइम्स। और प्रपोर्शन का मीनिंग वही रेशो है ना, क्लियर। तो अब देखिए ये रूल हमारे पास किस हिसाब से है, जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन कराएं तो ये मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करें तो आपका N2O भी बन जाता है, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो N2O2 भी बनता है, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन कराएं तो N2O3 भी बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो N2O4 भी बनते हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंट कंडीशंस में कराएं, ये कंडीशंस बेटा जो है ना, यहाँ पे ये कंडीशंस, ये बस कंडीशंस बदलनी पड़ती हैं। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट आर सेम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन ऑल 5 रिएक्शंस रिएक्टेंट आर सेम बट द प्रोडक्ट आर डिफरेंट। यहाँ इन इस प्रोडक्ट में आप देखिए है ना, 2 नाइट्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर N2O बना रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं, क्लियर। यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर ये सब। अगर हम बेटा इसके मास की बात करें, जैसे हमें पता है एज वी नो है ना, कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है आपके पास, 14 AMU होता है, और ऑक्सीजन एटम अभी आया 16 AMU होता है। अगर हम इनकी मास की बात करें है ना, तो अब आप इन पे देखिए, ठीक, तो हम इन सब के मास को कैलकुलेट करेंगे बेटा और रेशो देखेंगे है ना, इसको हम रेशो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो क्या है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की 2 एटम है, 1 का 14 है तो ये क्या हो गया 28, और ऑक्सीजन 1 एटम है तो क्या हो गया, इसका मास रेशियो क्या हो गया 60, ओके। और यहाँ पे भी 2 है तो 28, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, तो 16 2 32। यहाँ पे सब में देखो 2 2 है, लेकिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं 3 4 5। तो अगर मैं इनको बाई रेशियो बाई मास करूँ तो 16 3 48, यहाँ पे नाइट्रोजन सेम 2 और ये 64, और 28 रेशो 16 5 8, ठीक है। तो आप बेटा इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि सेम रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपस में रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट दैट प्रोडक्ट हैविंग द सिमिलर एलिमेंट बट द रेशियो बाय मास इज डिफरेंट इन ऑल द प्रोडक्ट्स। तो आप वो देखिए कैसे, जैसे सब में नाइट्रोजन के 2 एटम कंज्यूम हुए हैं, 2 एटम का मास सब में 20 एटम, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का मास क्या है, सब में क्या है, इसमें 1 एटम 2 3 4 ये बढ़ते जा रहे हैं 1 बाई 2, तो ऑक्सीजन का मास कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं, वही मिनिमम रेशियो हम निकाल देंगे, ठीक है ना, ये 28/16 है। लेकिन आपने एक चीज देखी, नाइट्रोजन का मास क्या है, कांस्टेंट, इसका नाइट्रोजन का मास तो हो गया कांस्टेंट, लेकिन इसका क्या हो जाता है 16 2 ये 2 टाइम्स हो गया है ना, ये इसका क्या हो गया बेटा 3 टाइम्स, ये इसके पास क्या हुआ 3 टाइम्स, ये इसके पास मास देखो क्या हुआ बेटा आपके पास है ना 4 टाइम्स। तो लगातार, और यहाँ पर जाते जाते हमारे पास क्या हो गया बेटा है ना 5 टाइम्स। तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कंटिन्यूअसली बेटा मल्टीपल होता जा रहा है, नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है, बट उसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें जो दूसरा एटम है ऑक्सीजन, उसका मास 16 2 32, 16 3 48, 64 16 4 64, 16 5 तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यही कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मतलब आप समझे कि अगर 2 या मतलब हमारे जो सेम रिएक्टेंट्स हैं मिलके डिफरेंट डिफरेंट जब प्रोडक्ट बनाएं तो उनमें क्या होता है, किसी एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट रहता है और दूसरे जो एलिमेंट होते हैं एटम्स होते हैं उनका मास एक दूसरे से क्या होता रहता है मल्टीप्लाई होता जाता है, दैट इज है ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर सकता हूँ, आप वो देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका एग्जाम्पल लिया था वाटर का, तो सेम इसी तरीके से H2 + O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बेटा वाटर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ही चीज। और एक एग्जाम्पल और है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बेटा H2O2 भी बनाते हैं, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन है ना पेरोक्साइड, इसका नाम हमारे पास क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप इसमें देखिए ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना, और ये क्या होता है हमारा वाटर, ये भी है, ये हमारे ये आप सब जानते हो ये क्या है बेटा वाटर। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने,
लेकिन यहाँ आप देख रहे हो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मास क्या हो जाएगा 32, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के बेटा एटम कितने हैं 4, 2 2 जा 4, 4 का क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मास क्या हो जाएगा 2, और O2 के भी बेटा हमारे पास क्या है 2 एटम है तो 16 2 जा 32। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ भी 32, ऑक्सीजन ये भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसका मास 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये हमारा मास क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन का कांस्टेंट था, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे बेटा जो 3 बेसिक लॉ थी ये आपके 9th क्लास में भी थे। एक्चुअली ये मैंने अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया, सारा का सारा किसमें था बेटा आपके 9th में रहते हैं। क्लियर। अब जो लॉ आएंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में लॉ आएंगे, है ना, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना, ये आपके 9th 10th में नहीं था। और उसके नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ है, वो भी आपके उसमें नहीं था। एवोगैड्रो लॉ थोड़ा सा था, मोल कॉन्सेप्ट 9th में, ठीक है ना, बेसिक। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन दोनों लॉ की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.